नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें संजय राउत के बारे में है। संजय राउत पहले ईडी को तेवर दिखा रहे थे, लेकिन उनके तेवर जो हैं वो नरम पड़ गए हैं। जी हां, संजय राउत पहले ये कह रहे थे कि देखिए जरा किसमें कितना है दम, लेकिन संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि उनको अतिरिक्त समय चाहिए। उनकी पत्नी वर्षा से ईडी पूछताछ करना चाहती है। 3 समन मिल चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने 5 जनवरी तक का वक्त मांगा है पूछताछ के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ चुनौतियां दी जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि मैं नंगा आदमी हूं, और वहां पर कुछ और भी चीजें कही गई थी जिसका जवाब जनता ने ही दे दिया है। संजय राउत ने यह कहा था कि महिला को निशाना बनाया जा रहा है और ये कायरता है। उस वक्त जनता ने जवाब दिया और ये कहा कि आपने भी कंगना रनावत को निशाना बनाया था, उस वक्त भी आप कायर थे। इसके साथ ही संजय राउत ने यह भी बहाना बताया कि कई साल पुराना केस है। उस वक्त लोगों ने भी याद दिलाया कि अर्णव गोस्वामी मामले में आपने 2 साल पुराने केस में उनको तलोजा जेल भेजा था, जमानत भी उनको नहीं मिल रही थी। इस सब मामले को लेकर संजय राउत को जनता ने ही जवाब दे दिया है। लेकिन अब जिस प्रकार से अतिरिक्त समय मांगा जा रहा है और पूछताछ से भाग रही हैं वर्षा राउत, संजय राउत भी इसमें कहीं ना कहीं डरे और घबराए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जो बौखलाहट थी कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना, ये सारी चीजें दिखा रही थी कि नंगेपन पर किस तरीके से शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत उतर आए हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं जो ये साफ दिखाती हैं कि ये जो 55 लाख रुपए की लेन देन थी, ये पूरा जो घोटाला था वो 4,355 करोड़ का था। लेकिन यहाँ पर जो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि ईडी वर्षा राउत से उसमें 55 लाख रुपए, और ये जो लेन देन हुई है वो वर्षा राउत और माधुरी राउत के बीच में हुई है। माधुरी राउत प्रवीण राउत की पत्नी है और उन दोनों के बीच में 55 लाख की लेन देन होती है। और इस बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है, जिसको लेकर 3 समन भेजे जा चुके हैं। लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि संजय राउत जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संजय राउत जिस तरीके से ट्वीट कर रहे थे और उसके बाद अब पूछताछ से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि पूरी शिवसेना घबराई हुई है। एक तरफ से केंद्र सरकार पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो सरकार गिर सकती है आपकी। और यही सवाल तब पूछा जा रहा था जब अर्णव गोस्वामी को आप परेशान कर रहे थे। उस वक्त भी आप अर्णव गोस्वामी का चैनल बंद कराने की साजिश रच रहे थे। 10 मिनट का नोटिस आप भेज रहे थे। कितने सारे नोटिस भेजे गए, कितने कानूनी पचड़ों में अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम को डाला गया। 1000 एम्प्लॉय पर केस कर दिया गया। तो जो कुछ आपने किया था और उसका जो अगर देखें तो 1% भी ये नहीं है। सिर्फ ईडी का समन मिला है। आपकी पत्नी को 55 लाख रुपए की लेन देन हुई है उस मामले में पूछताछ के लिए, ज्यादा कुछ है भी नहीं। और आप इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इतना बौखला जाते हैं कि आप ये कहते हैं कि मैं नंगा आदमी हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली हूं, और तमाम चीजें आपके द्वारा कही जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक समन मिलने से आपकी जो बौखलाहट है वो सामने आ जाती है। आपकी सरकार भी गिरने लगती है। आपके द्वारा ही आप कहते हैं कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है, तमाम आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन संजय राउत की बातों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो पता चल जाती है। क्योंकि आपने एक मामलों में बात नहीं की है, संजय राउत ने कई मामलों में इस प्रकार से बातें की हैं। हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस प्रकार से झूठ इन्होंने बोला था, उसके बाद सच्चाई सामने आई, तब इन्होंने माफी भी नहीं मांगा। और भी मामलों में कई प्रकार के झूठ बोले गए हैं। कंगना रनावत को इन्होंने हरामखोर बोला था, उसके बाद ये कहा कि हरामखोर जो शब्द है वो नॉटी है। तो इस प्रकार की जो चीजें इनके द्वारा कही गई हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपनी छवि है वो खुद बर्बाद की है और जनता इनको सीरियस भी नहीं लेती। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी इन्होंने खड़ी की है, इन सब चीजों में ये दिखाई देता है कि जब आप दूसरों पर किसी प्रकार से दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं और उनको प्रताड़ित करके कुछ गलत चीजें करने के लिए आप उकसाते हैं, और जब आप पर सही मायने में कार्रवाई होती है तो आप कितना बौखला जाते हैं। अब संजय राउत की पत्नी जो उनको नोटिस मिला है उस बारे में अगर हम बात करें तो शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी उस 55 लाख रुपए की लेन देन मामले में पूछताछ करना चाहती है जिसमें वर्षा राउत ने पीएमसी बैंक अकाउंट से संजय राउत के सहयोगी के साथ पैसों का लेन देन किया था।
अब ये पीएमसी बैंक घोटाला क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। पीएमसी बैंक घोटाले में फर्जी खातों के जरिए एक डेवलपर को 6500 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात रिजर्व बैंक की नज़र में 2019 में आई थी। ये लेन देन पूरा ना हो पाए, इसलिए रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। ये प्रतिबंध साल 2021 के मार्च महीने तक बढ़ा दिया गया था। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने सारंग वाधवान और राकेश वाधवान को गिरफ्तार किया था। पीएमसी बैंक को डुबाने में जो 44 अकाउंट्स अहम थे, उसमें से 10 अकाउंट HDIL के थे। अब ये जो चीज़ें सामने आई और उसके बाद 55 लाख का लेन देन जो होता है वो संजय राउत के पत्नी के बीच में और माधुरी राउत के बीच में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, परवीन राउत की जो वाइफ हैं। तो यहाँ पर ईडी सिर्फ पूछताछ करना चाहती है और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप जाइए, पूछताछ के लिए आपको ईडी बुला रही है। आप सारे जो भी वो डिटेल्स मांगती है आपको देना चाहिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम ने लगातार, आपने देखा कि छोटी छोटी डिटेल्स उनसे मांगी जा रही थी और वो लगातार जाकर हाजिर हो रहे थे। 12-12 घंटे पूछताछ हो रही थी, 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हो चुकी है और ईडी सिर्फ एक समन भेजती है वर्षा राउत को पूछताछ करने के लिए और पूरी शिवसेना घबरा जाती है। और संजय राउत ये कहते हैं कि अब शरद पवार से इस मामले में सलाह मशवरा लेंगे और उसके बाद ही मेरी पत्नी जाकर वहाँ पर पेश होंगी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, आपको इस मामले में डरने की ज़रूरत है, इसीलिए आप सलाह मशवरा करना चाहते हैं। लेकिन पूरी रिपब्लिक टीम जिस तरीके से सच्चाई के साथ खड़ी हुई थी, उस वक्त एक एक जो उसको समन नोटिस भेजा जा रहा था, एक एक नोटिस का वो जवाब दे रही थी। जब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था वो पूछताछ के लिए हाजिर हो रही थी, सारी चीजें वो मुंबई पुलिस के सामने रख रही थी, उसके बाद भी उस पर दबाव बनाया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीम को कितना टॉर्चर किया गया है और एक समन से वर्षा राउत, संजय राउत और पूरी शिवसेना, पूरी महाराष्ट्र सरकार घबरा गई है। तो सच्चाई जो है वो अब सबके सामने है और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना और पूरी संजय राउत को आकर ये बताना चाहिए कि क्या कुछ उन्होंने गलत किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने कंगना रनौत मामले में, अर्णव गोस्वामी मामले में झूठे केस लगाए थे उनको परेशान करने के लिए, और इनको इसीलिए लगता है कि ये जो केस निकाला गया है इसी वजह से निकाला गया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत कहीं ये ना कह दें कि ये जो समन भेजा गया है वो कंगना रनावत के तरफ से भेजा गया है। लेकिन अब संजय राउत जो लगातार इस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं, जो लगातार उन्होंने ट्वीट भी किया था कि आ देखिए जरा किसमें कितना है दम, तो एक तरफ तो संजय राउत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ वो डर कर पूछताछ से भाग रहे हैं। अब इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जा रहा है संजय राउत और उनकी पत्नी का। कई लोगों का ये भी कहना है कि संजय राउत एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वो डर नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ अपना मुंह भी छुपा रहे हैं। तो संजय राउत को इस पर आकर और सब कुछ ईडी को बताना चाहिए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, ये भी जनता मांग कर रही है। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया पर ट्वीट हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आकाश गौड़ नाम के एक यूज़र ने लिखा है कि संजय राउत की पत्नी तो ठग निकली, बैंक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। संजय राउत को उन्होंने टैग भी किया है। इसके साथ ही एक यूज़र ने लिखा है कि जब संजय राउत की अपनी खुद की पत्नी फंसी तो ज्ञान लौट आया। नौटी संजय राउत ने कहा कि ईडी का महिलाओं को निशाना बनाना कायरता का काम है। यही संजय राउत जब अपनी पूरी सरकार मशीनरी के साथ अकेली कंगना के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था तो क्या मर्दानगी का वो काम था? सबका हिसाब होगा। जानी शैलेश नाम के एक यूज़र ने ये लिखा है। इसके साथ ही मनीष कुमार ने लिखा है कि अभी तो बस जरा सी उंगली करी है संजय राउत, अभी तो बहुत कुछ देखना, सहना, झेलना बाकी है। अभी तो जनता का मोटा डंडा जब आएगा असली दर्द तब समझ में आएगा। लेकिन मुझे पता है संजय राउत इन सब से पार पाओगे क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा नंगे इंसान जो हो। संजय राउत ने खुद ही कहा था कि मैं नंगा आदमी हूँ और मुझसे पंगा ना लो, और इसी पर यह तंज इस यूज़र ने किया है। इसके साथ ही एक यूज़र ने एक मीम भी बनाया है इस पर, और कहीं शिवसेना और अगर महाराष्ट्र सरकार देखेगी तो इन पर मुसीबत भी आ सकती है, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले कोई भी अगर उद्धव ठाकरे के बारे में, आदित्य ठाकरे के बारे में कोई मीम्स बनाता है तो उस पर किस प्रकार से अटैक होते हैं, उसका सर छिलवा दिया जाता है, लोगों को आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको जब अदालत में पेश किया जाता है तो मुँह पर काला कपड़ा डाला जाता है और इसके साथ उनकी जमानत नहीं होने दी जाती है। तो इन सबको लेकर लगातार इस प्रकार की टिप्पणी हुई है। लेकिन रिपब्लिक भारत जो लगातार इस मामले में
हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो भी मामले हुए हैं उन सब में वो कवर कर रहा था, सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा सालियान मामले में, और कहीं ना कहीं उसे इसी बात के लिए निशाना बनाया गया था। तो आज रिपब्लिक भारत इस मामले में क्या कह रहा है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पर प्रदीप भंडारी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर संजय राउत को लगता है कि ये बीजेपी राजनीति है उनके खिलाफ, तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें ईडी के समन और भारत के संविधान का आदर करना चाहिए। सत्य की हमेशा जीत होती है। प्रदीप भंडारी ने ये कहा है, अगर उन्हें लगता है कि अगर राजनीति हो रही है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से रिपब्लिक टीम नहीं डरी, वो लगातार हर समन का जवाब दे रही थी, पहुंच रही थी पूछताछ के लिए, और घंटे घंटे उससे पूछताछ हो रही थी, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था और उनके दिल में कोई खोट नहीं था, तभी वो पहुंच रहे थे। अगर आपने सच में कुछ गलत नहीं किया है तो आपको भी जाना चाहिए। आप वक्त क्यों मांग रहे हैं, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अभी तो आपने चुनौती दी थी कि देखिए जरा, अब जब ईडी समन भेज रही हो और बुला रही है तो आप पीछे भाग रहे हैं। जनता भी यही कह रही है और रिपब्लिक टीम भी यही कह रही है। इससे पहले आपने देखा कि रिपब्लिक टीम के जो पत्रकार हैं उन लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि सिर्फ एक नोटिस से आप इतना डर गए, घबरा गए, और इससे पहले कितने सारे नोटिस रिपब्लिक टीम को दिए गए, किस तरीके से प्रेशर बनाया गया। इसके साथ ही एक यूजर ने कहा है कि ईडी का अगला डायरेक्टर तो शिवसेना से ही होगा, संजय राउत के द्वारा। संजय राउत जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़बोलापन जो है उसकी वजह से वो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और इसीलिए उन पर इस प्रकार के जोक बनाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर कई लोगों के ट्वीट भी आ रहे हैं, लेकिन इस पर संजय राउत का एक और ट्वीट आया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने ये लिखा है कि तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने की, मैं जब भी बिखरा हूँ दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ। ये संजय राउत ने किया है, लेकिन इससे पहले जिन जिन लोगों पर इन्होंने शिकंजा कसने की कोशिश की है उन लोगों को इन्होंने हीरो बना दिया। चाहे कंगना रनावत हो, उनको सिक्योरिटी मिलती है और इसके साथ ही हमने देखा कि उनके जो सपोर्टर हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अर्णव गोस्वामी को इन्होंने पूरे देश का, पूरी दुनिया का हीरो बना दिया। जगह जगह पर अर्णव गोस्वामी के लिए जिस तरीके से आवाज उठी है, ये दिखाई दिया कि एक पत्रकार को हीरो किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने बनाया। तो संजय राउत अगर वही चीजें कॉपी करते हैं तो ये थोड़ा गलत होगा। इनको भी जाकर उसी प्रकार से, जिस प्रकार से रिपब्लिक टीम बार बार जा रही थी और कॉपरेट कर रही थी, इनको भी कॉपरेट करना चाहिए। इस तरीके से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही एक यूजर ने इस पर कमेंट भी किया है। उन्होंने कहा है कि तुझको शिकवा है उस शख्स ने बदनाम किया, सच तो ये है कि तेरा अहंकार ही दुश्मन तेरा। इसके साथ ही आपको पता है कि संजय राउत तमाम शायरी भी करते हैं और इसको लेकर भी इनका मजाक बनाया जाता है। अब इसको लेकर एक यूज़र ने भी लिखा है कि संजय की पत्नी पहले 2 बार खराब सेहत की बात कहकर ईडी से मिलने को इनकार कर चुकी हैं और फिलहाल 5 जनवरी तक वक्त मांगा गया है। बैंक घोटाले में मुंह छिपाते फिर रहे हैं दोनों और इधर निखारने की शायरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है, एक तरफ भाग रहे हैं, मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ निखारने की बातें कही जा रही हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।